This is the 30th video on Newton's laws of motion. This is also in continuation of the 29th video. इसमें भी एक प्रॉब्लम टेकअप करेंगे मल्टीपल मूविंग ब्लॉक स्फीयर वेज प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसमें क्या निकाला हम लिख रहे हैं. पहले हम डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन का. ये देखिए, ये मेरा एक यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m है. यहाँ दो को ये मास स्फीयर का मास m के बराबर है, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर है. यहाँ पर एक वेज है, देखिए ऐसे कंटैक्ट में एक वेज है जिसका इंक्लाइन फेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है. इस वेज का मास 3m है. यहाँ पर एक और वेज है, देखिए यहाँ पर एक और वेज है, उसका मास भी 2m है. ये 2m मास का वेज हो गया. इसका इंक्लाइन फेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बनाता है, तो इसका कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. ये मेरा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जैसा बोल चुके हैं. दो वेज है, रेस्पेक्टिव मासेस क्या है, एंगल क्या है बता दिए हैं. दोनों का इंक्लाइंड फेस है ऐसा. ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट. क्वेश्चन बताना है कि दोनों वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, ये बता करना है. ठीक है, अब ये लेफ्ट वर्ड वेज है, उसको W1 से डिनोट किए. राइट वर्ड वेज है, उसको W2 से डिनोट किए. स्फीयर को डिनोट किए S से. तो रिलीज करने पर ये जो वेज है, ये वाला वेज पीछे जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिससे एक्सेलरेशन A1 विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हमको पता करना है. तो ये जो वेज W2 है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A2 एक्सेलरेशन से राइटवर्ड जाएगा, जो हमको पता करना है. अच्छा, एक बार देखिए, स्फीयर के दोनों तरफ का सिचुएशन सिमेट्रिकल नहीं है. इसका एंगल अलग है, इसका मास भी अलग है, जिससे स्फीयर का खाली वर्टिकल मोशन नहीं होगा, उसका एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी होगा. ठीक है, मान लेते हैं इसका सेंटर का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन B1 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. मान लेते हैं इसका ये एक्सेलरेशन B2 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. मैंने स्फीयर के सेंटर ऑफ मास के दो एक्सेलरेशन है, B1 डाउनवर्ड, B2 लेफ्ट. स्फीयर में कोई रोटेशन नहीं होगा, इससे स्फीयर ट्रांसलेट करेगा. तो स्फीयर के हर मटेरियल पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो B1 B2 का वेक्टर सम होगा. ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग अब क्या करते हैं कि दोनों का वेज का फ्री बॉडी बनाते हैं और स्फीयर का फ्री बॉडी बनाते हैं. फिर मैं इक्वेशन सेटअप करते हैं, न्यूटन्स लॉ इक्वेशन. ठीक है, तो पहले हम इस वेज का W1 का हम ये मतलब कि फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में. ठीक है, 30 डिग्री एंगल हो गया. वेज का मास वेट हो गया 3mg. ये स्फीयर इस वेज पर इधर नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इंक्लाइन फेस के परपेंडिकुलर लगाएगा. N1 हो गया. जो ग्राउंड इसको कुछ नॉर्मल फोर्स लगाएगा N डैश से. हो गया. ये हो गया फ्री बॉडी किसका, वेज W1 का. अब इसका फ्री बॉडी बनाएंगे W2 का. और W2 का फ्री बॉडी बनाएंगे, इसका एक तो इसका वेट हो जाएगा 2mg. ये स्फीयर इस वेज पर नॉर्मल फोर्स N2 ऐसे लगाएगा. ये N डबल डैश नॉर्मल फोर्स ग्राउंड लगाएगा वेज पर अपवर्ड डायरेक्शन में. हो गया. सारा फ्री बॉडी हम ग्राउंड के फ्रेम में बना रहे हैं, खाली रियल फोर्स आएगा, नो सूडो फोर्स. अब इस स्फीयर का फ्री बॉडी बनाते हैं. यहाँ पर देखिए, एक तो स्फीयर का वेट होगा mg नीचे. अच्छा, ये स्फीयर इस वेज पर N1 ऐसे लगा रहा है. और न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये जो वेज है वो स्फीयर पर N1 ऐसे लगाएगा, N1. बाई ज्योमेट्री ये एंगल 30 डिग्री होगा. और ये वेज स्फीयर इस वेज पर N2 ऐसे लगा रहा है, बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ. ये वेज स्फीयर पर N2 ऐसे लगाएगा, देखिए वर्टिकल से एंगल बनाएगा 60 डिग्री. आप जान सकते हैं इसको बाई ज्योमेट्री. N2 ऐसे लगाएगा तो ये 60 डिग्री होगा बाई ज्योमेट्री. 60 है 90 30 तो 60 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि दोनों वेज का ग्राउंड फ्रेम में न्यूटन्स लॉ इक्वेशन लिखते हैं अराउंड द डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव एक्सेलरेशंस. N1 का हम लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉ. बाई ज्योमेट्री ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा. N1 sin 30 डिग्री इधर हो गया, N1/2 बराबर हो जाएगा 3ma1. यानी N1 हो जाएगा 6ma1 हो जाएगा. हो गया. ऑलराइट, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन आ गया. अब हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे वेज W2 को राइटवर्ड डायरेक्शन में. बाई ज्योमेट्री ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, आप जान सकते हैं.
तो राइटवर्ड डायरेक्शन लगाएंगे तो इन दोनों कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, कंपोनेंट खाली इसका आएगा n2 sin 60 डिग्री, राइटवर्ड डायरेक्शन लगा रहे हैं। sin 60 डिग्री रूट 3/2 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2n इंटू a2, सिंप्लीफाई करेंगे तो n2 को लिखेंगे 4m a2 बाई रूट 3। सेकेंड इक्वेशन आगे देखिए। अब हम क्या करते हैं, स्फीयर को न्यूटन से लगाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, जिधर एक्सीलरेट करते दिखाएं उसको। तो स्फीयर को डाउनवर्ड डायरेक्शन लगाते हैं न्यूटन लॉ ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, खाली रियल फोर्सेस आएगा, एफबीडी बना चुके हैं। इसको लिखेंगे mg माइनस n1, ये आपका 30 डिग्री भी होगा ऑपोजिट एंगल्स, n1 इधर, n1 cos 30 डिग्री होगा रूट 3/2। n2 ऐसा लग रहा है कि एंगल भी 60 डिग्री होगा, n2 cos 60 हो जाएगा, n2/2 हो गया, दैट इज सेम एज m टाइम्स b1। थर्ड इक्वेशन आगे देखिए। अब हम न्यूटन सेकंड में लगाएंगे स्फीयर को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में उसको सेंटर मास b2 से पीछे एक्सेलरेट कर रहा है। तो क्या लिखेंगे उसको, इसका n2 ऐसा लाएगा, n2 का वर्टिकल, तो इस n2 का इधर कॉस, इधर साइन, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, n2 रूट 3/2 माइनस n1 साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा m टाइम्स b2। ये जाके फोर्थ इक्वेशन हो गया। देखिए कुल मिला के 4 इक्वेशन लिखे हैं अब तक हम लोग। इसमें देखिए क्या अननोन है अब तक, a1 a2 b1 b2 n1 n2, 6 अननोन है, 4 कंडीशन लिखा है, 2 कंडीशन और चाहिए। अब 2 कंडीशन और कहाँ से आएगा, वो काइनेमेटिक्स से आएगा। वो कंसेप्ट क्या है, 2 ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी कंटैक्ट में है इन अ गिवन टाइम इंटरवल इन अ गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उस गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों ट्रांसलेटिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल ऑफ द along the contact surface वो इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। अब देखिए जैसे हम ये कंसेप्ट यहाँ लगाते हैं, पहले यहाँ पर देखिए स्फीयर ट्रांसलेट कर रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वेज भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ट्रांसलेट कर रहा है, वेज के रेस्पेक्ट में स्फीयर और वेज दोनों का ट्रांसलेशन हो रहा है। यहाँ पर दोनों कंटैक्ट में देखिए स्फीयर और वेज के दोनों पॉइंट कंटैक्ट में है, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट पॉइंट हो गया। तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इसका एक्सेलरेशन सेम होगा, या टू बी मोर प्रिसाइज कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग इन दोनों पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। देखिए वेज का ये पॉइंट a1 से इधर जा रहा है, इसका एंगल 30 डिग्री बनाएगा लेफ्ट और हॉरिजॉन्टल से, तो कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग उसका कंपोनेंट होगा a1 sin 30 डिग्री हो जाएगा। तो a1 sin 30 डिग्री हो गया, a1/2 हो गया दैट इज सेम एज एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट इन दिस डायरेक्शन। कौन सा पॉइंट, जो स्फीयर का पॉइंट जो वेज से कंटैक्ट में है। अब इसका वही एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट के जो सेंटर का होगा b1 b2, इसका b1 इधर b2 इधर, b1 का इधर कंपोनेंट होगा b1 cos 30 डिग्री प्लस b2 sin 30 डिग्री, b2/2। अब 2 कट जाएगा इसमें, ये हो जाएगा b1 रूट 3 प्लस b2। फिफ्थ इक्वेशन आ गया देखिए, a1 हो गया b1 रूट 3 प्लस b2 हो गया। अब ये कंसेप्ट जो हम लोग यहाँ लगाए वो यहाँ पर लगाएंगे। ग्राउंड में स्फीयर और वेज दोनों ही ट्रांसलेट कर रहा है, ये स्फीयर और वेज का 2 मटेरियल पॉइंट कंटैक्ट में है, ये कॉमन नॉर्मल एट द कंटैक्ट सरफेस हो गया। कॉमन नॉर्मल लॉन्ग इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। बट ये जो वेज का एक पॉइंट है ये a2 से उधर एक्सेलरेट कर रहा है, इसका ये भी 60 डिग्री होगा, तो नॉर्मल के लॉन्ग से कंपोनेंट होगा a2 sin 60 डिग्री, यानी a2 रूट 3/2 हो जाएगा। दैट इज सेम एज कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट अलोंग कॉमन नॉर्मल। अब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन वही होगा जो सेंटर पर होगा b1 b2, ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। b1 b2 का इधर कंपोनेंट कितना होगा, b1 का कंपोनेंट इधर हो जाएगा b1 cos 60 डिग्री, b1/2, b2 ऐसे है 60 है तो 30, b2 cos 30 डिग्री, b2 रूट 3/2 हो गया। इसमें 2 देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, a2 रूट 3 इज इक्वल टू b1 माइनस b2 रूट 3। ये 6th इक्वेशन हो गया। देखिए फाइन, 6 इक्वेशन लिखा चुका है, ऑलराइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वेरी गुड, चलिए अब हम ऐसा करते हैं, इसको मिटाते हैं लेफ्ट साइड, ठीक है।
तो देखिए, तो पहले हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। a1 इससे आ जाएगा, देखिए n1/6m, ये a1 आ गया। b1√3, b1 इससे आएगा, m से भाग कर देता है, √3 टाइम्स b1, m से डिवाइड कीजिए, g माइनस n1√3/2m माइनस n2/2m प्लस b2 यहां से आएगा, देखिए ये कुछ नहीं है, ठीक है, b2। तो b2 को क्या लिखेंगे, b2 लिखेंगे, m से डिवाइड करते हैं, क्या लिखेंगे इसको, n2√3/2m माइनस n1/2m, ये हो जाएगा, देखिए। और देख लीजिए इसमें n1√3/2m कट जाएगा, इसमें n2√3/2m कैंसिल आउट, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा n1/6m बराबर कितना लिखेंगे, g√3 माइनस 3n1/2m माइनस n1/2m, ठीक है ना। अब इसको n1 को इधर ले आते हैं, n1/2m कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, 3 + 1 + 1/3, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या लिखेंगे बताइए इसको, ये लिखेंगे n1/m, इधर ले आइए, n1/m 1/6 प्लस ये हो गया 4/2m तो +2, ये हो गया, देखिए 0.3 हो गया बाई 13, n1 आ गया, देखिए। आई होप इट इज ऑल राइट। n1/m को इधर ले आए, 4/2m तो 2/m हो जाएगा, प्लस 1/6m हो गया, सही है ना। n1 आ गया, अब इसमें a1 इसमें डाल देंगे, a1 इक्वेशन आ जाएगा उससे, a1 मेरा इक्वेशन 1 से क्या होगा, n1/6m होगा, 6m से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, g√3/13, एक आंसर आ गया, देखिए एक आंसर ऑब्टेन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब हमको क्या करना है, हमको a2 डिटर्मिन करना है। अब a2 डिटर्मिन करने के लिए क्या करेंगे भाई, हम लोग अभी ये वाले इक्वेशन यूज किए थे, अब इसको यूज करेंगे, 6th इक्वेशन को, ठीक है, ऑलराइट। इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना। पहला आंसर a1 हो गया, g√3/13 आ गया, एक आंसर आ चुका, अब a2 डिटर्मिन करना है, ठीक है। ये देखिए a2 इससे आएगा मेरा, a2 इससे आ जाएगा, a2 को लिखेंगे n2√3/4m, a2√3 तो √3 टाइम्स a2 लिखेंगे n2√3/4m लिखेंगे, 4m हो गया, फाइन, इज इक्वल टू b1। अब b1 इससे आएगा, देखिए m से भाग कीजिए इसको, g माइनस n1√3/2m n2/2m, ये b1 आ गया, देखिए, माइनस b2√3 इंटू b2 में n से डिवाइड कीजिए, n2√3/2 माइनस b2 लिख रहा है ना, b2 n2√3/2m माइनस n1/2m, ओके, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कुछ कटेगा टर्म, n1√3/2m और ये टर्म देखिए कट जाएगा, देख सकते हैं, बचेगा 3n2/4m g माइनस n2/2m, √3 हो जाएगा, /2m हो जाएगा, n2/m कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, ये 4/2 हो जाएगा, 4/2 ये होगा, ये हो n2 ये हो जाएगा 4n2/2m 2n2/m इक्वल टू g हो गया 4m2/11 n2 आ गया, देखिए, बट हमको निकालना a2 था, a2 इससे आ जाएगा, देखिए a2 को लिखेंगे n2√3/4m हो गया √3/4m, n2 को लिखेंगे कैसे, 4m/11, 4m कट जाएगा,
G√3/11 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया। आई होप इट इज क्लियर। फाइन, ऑलराइट। इस तरह से हम लोग देखते हैं A1 आ गया मेरा G√3/13 और A2 आ गया G√3/11 आ गया। देखो दिस प्रॉब्लम हैज बीन फुली सॉल्व। ठीक से इसको जाइए, देखिए, गो थ्रू कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्लैरिफाई कर देंगे उसको। ठीक है ना। तो यहाँ जाके आपको इतना फेज हम 30 वीडियो न्यूटन्स को बना दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें हम कंस्टेंट थ्योरी डील करेंगे, समझे ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे 31वां वीडियो, पहले उसमें स्टेट कर देंगे सारा कंस्टेंट थ्योरी किस सीक्वेंस से क्या पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे सब डिटेल बता देंगे। पूरा डिटेल थ्योरी उसको डिराइव करेंगे। देखिए कंस्टेंट थ्योरी कोई ट्रिक नहीं है, इट्स अ फिजिकल थ्योरी, समझे। उसका अंडरलाइन थ्योरी बिहाइंड द प्रॉब्लम, समझे, इन्वॉल्व। डिटेल में सारा समझा देंगे आपको। ठीक है ना। वैसे क्लोज कर दीजिए। फाइन।